जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। जी, लेबर मैनेजमेंट के हवाले से बड़े हमारे फार्मर परेशान रहते हैं। लेबर जो है वो कई किस्म के मसाइल जो है वो क्रिएट करती रहती है, और इसमें हमारे स्टूडेंट्स और हमारे फार्मर्स अमूमी तौर पे ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो लेबर के मसाइल हैं, वर्कर्स के जो मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो इस पर आज एक सेशन में करने जा रहा हूँ। मेरा चूँकि बहुत 12 साल का तजर्बा हो चुका है, और इसमें 6 साल जो है एक ऐसे सेटअप में मेरा रहना हुआ जहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग मौजूद थे और बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे। 500 की हेड स्ट्रेंथ थी हमारी, और उस वक्त मेरे पास 40 के करीब वर्कर मौजूद थे। तो मैं आज इंशाल्लाह अपने एक्सपीरियंसेस के रोशनी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे डिस्कस करूंगा, और उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के एंड पे ज़रूर आपके पास एक फ्रेमवर्क होगा, एक प्लान वर्क होगा, जिसके तहत आप अपनी लेबर को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ 4 बड़े मसाइल हैं लेबर के जो हमारे पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग कहते हैं जी लेबर टेक के काम नहीं करती। मतलब आज मेरे फार्म पे, कल किसी और के फार्म पे, परसों किसी और के फार्म पे, और हम आज तक यही सुनते आए हैं कि जी ये जो डेयरी फार्म होता है ये चिड़ियाघर होता है, यहाँ पे आनी जानी लगी रहती है। आप भी देखते होंगे कि लोग टेक के काम नहीं करते। सेकंड प्रॉब्लम ये है लेबर का कि ये काम चोरी अक्सर लोग दिखाते हैं। आपको पता है कि ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे काम करते हैं ये इनका जो तालीम का स्टेटस है, ये पढ़े लिखे लोग नहीं होते। तो इसमें अक्सर आपने ये बात सुनी होगी कि सर पे खड़े होंगे तो काम होगा वरना नहीं होगा। ये अमूमी तौर पे हम तो 12 साल से ये सुनते आ रहे हैं। तो काम चोरी हमारे अक्सर जो फार्मर्स हैं उनको अपनी लेबर से ये मसाइल रहते हैं। तीसरा बड़ा मसला है जी चोरी का। फार्म्स पे चोरियां होती रहती हैं। कभी बैटरी चोरी हो गई, कभी जंजीर चोरी हो गई, कभी जनरेटर की तारें चोरी हो गई, सबसे बड़ा दूध भी चोरी हो जाता है। तो ये भी बड़ा मसला है। नंबर 4, लेबर के अंदर आपस में ताउन कोई नहीं है। प्रॉब्लम्स रहते हैं। आप देखेंगे ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है। एक छोटे से फार्म के अंदर भी 3-4 ग्रुप बने होते हैं, और वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बाज़ फार्मर का नुकसान कर देते हैं। तो ये 4 बेसिक बड़े मसाइल हैं जो मैंने आज तक अपनी लाइफ में देखे हैं। बहुत सारे फार्म्स देख चुका हूँ, और अक्सर फार्म्स पे लेबर के मसाइल इन्हीं के गिर्द रोटेट करते हैं। किसी पे कोई मसला, किसी पे कोई, कहीं पे चारों मसले पाए जाते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे अपनी लाइफ में जो इश्यूज़ देखने को मिले। मैं चूँकि अपना स्टार्ट मैंने एसबी डेयरी फार्म से किया, और वहाँ पे हमारे पास 500 जानवर थे जो कि एक टाइम पे बढ़ के 850 भी हो गए थे। और 2012-13 में हमारे पास चूँकि मशीन मिल्किंग की अपॉर्चुनिटी फैसिलिटी थी, लेकिन हम जानवरों को हैंड मिल्किंग पर शिफ्ट कर गए थे। मुझे आज भी याद है जी, हमारे पास टोटल 200 से लेकर 225 जानवर मिल्किंग में होते थे, जिसमें गायें होती थी जनाब 100 से लेकर 120 के दरमियान, और भैंसें होती थी 70 से लेकर 100 के दरमियान। और मेरे पास टोटल ग्वाले जो थे उस वक्त, गायों में मेरे पास 12 से 13 ग्वाले होते थे। ग्वाले से मुराद जो दूध होते हैं। और बफलो में मेरे पास 8 से 10 ग्वाले जो हैं मौजूद होते थे। तो एक ही टाइम पे मेरे पास 23, 24, 25 ग्वाले भी मेरे पास मौजूद हुआ करते थे। बहुत बड़ी तादाद है। पाकिस्तान के पंजाब के सूबे में किसी एक फार्म पे 25 ग्वालों का होना, ये 2012-13 की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात थी। और इसके अलावा मेरे पास बच्चों पे, सफाई पे और उल्टम पलटम आगे पीछे हमारे पास 1 मुरब्बे की वाई भी थी। तो मिला के कुछ 40 के करीब मुलाजमी थे। प्रॉब्लम मैंने ये देखे कि एक तो जब हम मिल्किंग का टाइम होता था तो ये टाइम पर नहीं आते थे। ठीक है जी, इनको चौकीदार पे ना जो बुला कर लाओ जी इनको, तो कोई आराम से आ रहा है, कोई मटक पटक के आ रहा है, किसी की आंखें नहीं खुल रही। और कई दफ़ा रात को ऐसे हो जाना कि जनाब सोए को इतला मिलती थी, जनाब कि फलाना बंदा जो है वो कहता है मैंने मिल्किंग पे नहीं आना, मेरे पेट में दर्द है। अब मेरे पास कोई ऐसा कुलिया कानून नहीं था कि मैं जिसके ज़रिए कोई ऐसी मशीन हो मैं इसको लगा के चेक कर लूँ कि इसके वाकई पेट में दर्द है। तो वो होता ये था कि उसके जानवर मिल्किंग से रह जाते थे, हमें स्यापा बन जाता था। और आप यकीन करें कि मुझे जो मिल्किंग मैंने सीखी वो मैंने ऐसे ही सीखी।
हमें जुनून था कि हमारी चुवाई टाइम पर ख़त्म हो जाए। आप हैरान होंगे कि 3 साल हमने जो हैंड मिल्किंग की, मेरे पास 3 सालों की चुवाई का रिकॉर्ड मौजूद था, तीनों टाइम का रिकॉर्ड मौजूद था, एक टाइम का रिकॉर्ड भी मिस नहीं था। ईद, शुभरात, जुमेरात, जुमा, सारे दिनों का रिकॉर्ड मौजूद थे मेरे पास। और जब कोई बंदा नहीं आता था तो हम बाल्टी पकड़ के खुद मिल्किंग करने बैठ जाते थे। मैं पूरी लाइन की चुवाई जो है वो करता रहा हूँ, बड़े शौक से कर लिया करते रहे कि हमारा दूध ना ऊपर नीचे हो जाए। अगर चुवाई ऊपर नीचे होगी तो दूध है वो डेफिनेटली इसको फ़र्क पड़ेगा। तो उस काम के साथ हम अपनी चुवाई भी सीख गए। लेकिन ये कितनी देर किया जा सकता था? रोज़ाना नहीं किया जा सकता, हर हफ्ते में एक आध बार या कभी महीने में एक आध बार हुआ तो कर लिया। तो ये बड़ा मसला था। शुरू में हमने क्या किया, हमने कहा जी आप एक काम करें, बफलो के वर्कर जो हैं, ये अगर 10 ग्वाले हैं, 10 भैंसों के नीचे बैठे हैं, इनकी मिल्किंग करें, फिर अगली 10 के नीचे बैठें और इस तरह पूरे माल की चुवाई कर दें। लेकिन उसमें मसला क्या आया कि एक वाला कहते हैं मैं जी बहुत तेज़ है, मैं 14 मज्जा चो रही हैं, एक बहुत जिला जी इन्हें 7 मज्जा चोइयां ने। वो ये मसला बनना शुरू हो गया। दूसरा मसला क्या हुआ कि किसी भैंस को साड़ू की शिकायत बनी। मैंने साड़ू जाके चेक किया तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ा शदीद साड़ू है, आपने मुझे टाइम पे इतला नहीं दी। तो वो कहते डॉक्टर साहब मैं तो हम चाहिए सुबह पता नहीं कहनी चाहिए। तो वो जिम्मेदारी भी किसी पे नहीं आती थी। तो फिर हमने ये प्रोग्राम चेंज कर दिया। फिर हमने फैसला किया कि क्यों ना हम कोई ऐसा सिस्टम बनाएं कि हर ग्वाले को उसकी भैंसें और हर ग्वाले के पास उसकी जो गायें हैं वो फिक्स होनी चाहिए, वही अपने जानवरों का जवाबदेह होना चाहिए। फिर क्या हुआ जनाब, तो फिर इसके बाद ये मसला ये बन गया जनाब कि जब वो ग्वाला छुट्टी पे होता था तो उसके जानवर जो हैं वो मिल्किंग के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाता था। समझ नहीं आती इसकी मिल्किंग करनी किसने है। और लोग ये कहते रहे मेरा काम है जी, मेरा काम नहीं, मैं अपना काम कर लिया, मैं चलना कर रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह तक खैर सल्ला। तो इस सारे मसाइल में एट दी एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम्स का शिकार हमें होना पड़ता रहा। फिर जो ये छुट्टी पे जाते हैं तो कोई पता नहीं, ये इनका दिल करे 4 दिन के बाद आएँ, इनका दिल करे दूसरे दिन आ जाए, इनका दिल करे 3 दिन बता के हफ्ते बाद आएँ। ये मन मौजी है, ये काम की इनकी अपनी ही रूटीन होती है। तो इस किस्म के मसाइल हमें देखने को मिलते थे। फिर इनका हमने सोल्यूशन किया जी। अब चूँकि 40 बंदे थे और ऐसे तो नहीं मामला चलता, ज़िंदगी को अजाब तो नहीं बनाया जा सकता। फिर हमने कुछ इस पर वर्किंग की और अल्लाह की ज़ात ने हमारी मदद की। तो हमने इसको उस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट किया, कैसे इतने बड़े सेटअप में हमारे पास ही 3600 लीटर दूध था गायों का भैंसों का मिला के, 3.5 टन जो हम हाथों पे मिल्क किया करते थे। यस, हाथों पे मिल्किंग होती थी। कैसे किया करते थे? आप लेबर को मैनेज करना चाहते हैं, कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इन पॉइंट्स को आप ज़रूर जहन में रखिएगा। सबसे पहले ये है कि आपने अपने फार्म पे सिस्टम बनाना है। सिस्टम बना लेंगे, तरतीब बना लेंगे तो बाद में आप हो या ना हो मामलात को वैसे ही चलना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने सिस्टम क्या बनाया, सबसे पहला सिस्टम ये बनाया, गाय के ग्वाले अलहदा कर दिए, भैंसों के ग्वाले अलहदा कर दिए। फिर दूसरा सिस्टम ये बनाया, मैंने उनकी मीटिंग कॉल की, मैंने भैंसों के और गायों के ग्वाले इकट्ठे कर लिए, अपने सामने बिठा लिए। मैंने उनसे अर्ज़ की, देखें बात ये है कि आप लोगों को महीने की तनख्वाह मिलती है और महीने के बाद आपको 2 छुट्टियां मिलती हैं। हर महीने में 2 छुट्टियां आपको मिलती हैं। अगर आप 2 छुट्टियां करते हैं तो आपको 31 या 30 दिन की तनख्वाह पूरी मिलती है। अगर आप 2 छुट्टी से ऊपर जाते हैं तो आपकी तनख्वाह कटती है। मैंने उनको ये ऑफ़र दिया कि आप लोग एक ग्रुप की तरह काम करें। अगर मिसाल के तौर पे उस वक्त मेरे पास 13 ग्वाले थे गायों में, मैंने कहा जी आप 13 ग्वाले हैं, ठीक है जी, आप लोग क्या करेंगे, हर ग्वाला 3 दिन की छुट्टी पे जाएगा। पहला 3 दिन की छुट्टी पे गया, आ गया तो दूसरा चला गया, आ गया फिर तीसरा चला गया। इस तरह रूटीन से आप 3-3 दिन की छुट्टियां करेंगे। लेकिन जो बंदा छुट्टी पे जाएगा उसका बाकी का काम पिछले 12 या 10 बंदे मिलके करेंगे, वो उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर कोई बंदा इमरजेंसी पे 2 बंदे चले गए हैं तो पिछले बंदे उन 2 का काम करेंगे। हमारा काम नहीं रुकना चाहिए। मैंने फिर उनको ये कहा कि अगर आप इस सिस्टम में मेरे साथ हामी भरते हैं तो ना सिर्फ आपको महीने की तनख्वाह दी जाएगी, जो 2 दिहाड़ियाँ ऊपर दी जाती हैं, जो आपकी छुट्टियाँ हैं, आपको उनके पैसे भी मिलेंगे, और जो 3 दिन आप छुट्टी करके आते हैं आपके वो भी पैसे नहीं काटेंगे। देखिए जी, हमारे पास हमारा मकसद ये था 120 गैयाँ टाइम पर चुवाई हो जाए, और उसके लिए हमारे पास 13 बंदों की तनख्वाह मौजूद थी। अगर मेरा काम मुकम्मल हो रहा है तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं 13 बंदों की तनख्वाह उनके हाथ में दे दूँ। तो उस तरह ही हमने भैंसों का किया। और आप यकीन करें उसके बाद मैंने अपनी मर्ज़ी से तो मिल्किंग की है, अपनी मर्ज़ी से चुवाई करता था, लेकिन फिर कभी ये मसला नहीं आया कि जी फ़लाना बंदा चला गया ओदियाँ कहने चोड़ियाँ, फ़लाना चला गया ओदी कहने चोड़ियाँ। मेरा ये ड्यूटी होती थी, जब कोई बंदा छुट्टी पे गया है उसके 10 या 12 जानवरों को मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना होता था कि फ़लानी नंबर इसने मिल्किंग करनी है, फ़लानी इसने, फ़लानी इसने, फ़लानी इसने, और वो पाबंद होते रहे। कोई बंदा ये नहीं कह सकता था चिड़ी है, पोली है, ये मैंने मिल्किंग नहीं करनी है, लता मार दी है, बस जिसके हिस्से में जो आ गई उसको मिल्किंग करनी पड़ती थी जनाब।
तो ये हमने सिस्टम बना दिया। फिर इसके साथ साथ हमने इनको इंसेंटिवाइज किया। इंसेंटिवाइज कैसे जी? वो बंदा, अब मिसाल के तौर पे ये जो भैंसों के ग्वाले हैं, आपको पता अक्सर लोग क्या करते हैं कि बच्चे भैंसों के नीचे पालते हैं। अब वहाँ पे जहाँ पे 100 भैंसें चुवाई के अंदर हों, अमूमी तौर पे मसला ये बन जाता है पूरी की पूरी मझ प्याज छाटने में कटे नूँ और पीछे उसको डायरिया हो जाता है कि भैंस थोड़ी मिल्किंग करनी पड़े, तो बच्चे के बड़े मसाइल पेश आ जाते हैं। अमूमी तौर पे बच्चे एक्सपायरी पे चले जाते हैं। हमने इनसे इंसेंटिवाइज़ किया ग्वालों को कि वो बंदा जो भैंस के बच्चे बचाएगा 3 महीने तक उनको लेके जाएगा, तो फ़ी बच्चा हम उसको ये 500 या 1000 हमने तब कीमत तय की थी, ये उसको हम इनाम के तौर पर देंगे। तो वो लालच में आके मेहनत करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की मोर्टेलिटी हमारी काफ़ी हद तक कम हो गई थी। भैंसों के अंदर ऑक्सीटोसिन टीके का इस्तेमाल था। हमने अनाउंस कर दिया कि हर बंदे के पास 13 भैंसें हैं, जितनी भैंसें हैं वो बगैर टीके के चोएगा, पसमाएगा और दूध पूरा लाएगा, फ़ी भैंस 500 रुपया उसको इनाम दिया जाएगा। और आप यकीन करें अगले ही दिन हमारे पास कोई 25 भैंसें ऐसी थी 100 में से जो बगैर टीके के थापी पे जिन्होंने दूध दिया और उनका दूध भी पूरा था। हमने उनको इंसेंटिवाइज़ दिया। तो हमें ये सिस्टम बनाएं कि काम एक तो डिवाइड कर दें, तकसीम कर दें, इंसेंटिवाइज़ कर दें। फिर चौथा काम क्या था जी? अगला काम ये किया कि जो काम जिस बंदे का है हम सिर्फ उसको वही काम कहते रहे। मैंने कभी किसी बंदे को उस काम के लिए नहीं बुलाया जो उसकी ड्यूटी नहीं थी, मैं खुद ही नहीं बुलाता था। अगर मिसाल के तौर पर मुझे कहीं पे किसी बंदे की ज़रूरत है, मैं उसी काम के जो रेलेवेंट बंदा था उसको बुलाता था। मिल्किंग वाले बंदे से मैंने कभी फीडिंग नहीं करवाई, फीडिंग वाले बंदे से मैंने कोई सफाई नहीं करवाई। मैंने काम तकसीम कर दिए थे और उनको तय कर दिया था कि यही काम ये करेंगे और जो करेंगे फिर हम पूरा तसल्ली से वो काम लेंगे। उसमें किसी किस्म की फिर हम ऊंच नीच बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो वाकई ऊंच नीच करते भी नहीं थे। अमूमी तौर पर ये होता है फार्म्स पे एक ही बंदा है जो ज़्यादा काम करने वाला होता है, वो चुवाई भी कर रहा होता है, वो आपकी CIP भी लगा होता है, वो फीडिंग भी लगा होता है, वो डॉक्टर ने गायें चेक करवानी है तो गायें भी चेक करवा रहा होता है। तो कोई निज़ाम नहीं होता। तो ऐसे बंदे जो होते हैं वो देखते हैं कि काम मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, तनख्वाह सबको एक जैसी मिल रही है, तो इस किस्म के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अगला सिस्टम हमारा ये था कि हमने तनख्वाह मुकर्रर की थी कि हर साल जैसे ही आपको साल पूरा हो जाएगा हम आपको तनख्वाह पूरी देंगे। जैसे ही साल पूरा होगा हम तनख्वाह पूरी देंगे। और यकीन करें एक तब 2012-13 में तब तनख्वाह होती थी लेबर की 10 से 1000 या 8000 थी या 10000 थी। जैसे ही वर्कर का साल पूरा होता था हम उसको 1000 रुपया उसको बढ़ाते थे और मैं खुद बुलाता था और उनको बताता था कि हज़रत जी आपका साल पूरा हो गया, आज आपका 1000 बढ़ गया। ठीक है जी। कभी लेबर को मुझे कहने की नौबत नहीं आई, मैं खुद ही बता देता था कि आपका साल बढ़ गया है। हमारे पास एक बुज़ुर्ग थे जी, उम्र थी कोई 60-65 साल, उनका साल पूरा हो गया और मैं भूल गया। और वो इंतहाई शरीफ इंसान थे, वो उन्होंने मुझसे जिक्र तक नहीं किया मेरा साल पूरा हो गया। टाइम गुजरता गया, 1.5 साल हो गया और मुझे याद ही कोई नहीं कि इनका साल पूरा हो गया। 1.5 साल के बाद उन्होंने बड़े निहायत आजिज़ी में कहा कि पुत्र ये बुरा ना मनाए, तो एक गल पूछा। मैं कहा जी बुजुर्गो हुक्म करें। वो कहते रहे यार मेरा साल तो वेखी। मैंने उनका साल चेक किया, मैंने कहा बुजुर्गो तो 6 महीने हो गए तुम साल पूरा कितने तुझे दसिया क्यों नहीं? फिर जनाब हमने वो जो 6 महीने थे पिछले 6 महीने की इंक्रीमेंट लगा के उनको तनख्वाह पूरी करके दी। तो हमारा ये सिस्टम था और उसमें लोग मुस्तकिल चलना चाहते थे। उनको पता था कि यहाँ पे टेक के काम करेंगे तो तनख्वाह में इजाफा होगा और यहाँ पे क्योंकि हर काम करने पे शाबाशी भी मिलती है, इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं, तो यहाँ पे टिके काम करने का फ़ायदा भी है। फिर हमने अगला काम ये किया कि वहाँ पे हाउस फैसिलिटीज़ थी। हमारे पास 7 घरों की फैसिलिटीज़ थी और आप यकीन करें ये एक मरले का घर भी मुश्किल से नहीं बनता जहाँ पे ये पूरी फैमिली गुजारा कर लेती है। मैंने ये देखा है, मतलब इंतहाई आजिज़ लोग होते हैं। आप कोशिश करें कोई अच्छा सेटअप बना के दें। फैमिलीज़ जो हैं ये जल्दी सेटअप छोड़ के नहीं जाती। आपके छड़े कमारे लोग जल्दी भाग जाते हैं। हमारे पास SP पे जो फैमिलीज़ मौजूद थी आज भी मौजूद हैं। उनके बच्चे बड़े हो गए, हमने उनकी शादियाँ भी की हैं। यकीन करें वो उधर ही खड़े हैं। फिर जो लोग होते थे ना घरों वाले, अब उनका ना तो बिजली का खर्चा, ना पूरे घर का खर्चा, ना उनका कोई गैस का खर्चा, ना पानी का खर्चा। और दूसरे नंबर पे जिस बंदे के पास छोटा बच्चा होता है ना 2 साल से छोटा, हम उस बच्चे के लिए 1 लीटर दूध भी दिया करते थे। वैसे तो 1 लीटर दूध सारों के लिए होता था, लेकिन जिस बंदे की शादी थी और उसके घर में 2 साल से छोटा बच्चा था हम उसको 2 लीटर दूध दिया करते थे। और बाद औक़ात तो बाज़ लोग 3 लीटर भी ले जाया करते थे। बेचारा साहब वाज वेरी काइंड, वो 3 लीटर दूध भी उनको दे दिया करते थे। अगली चीज़, बच्चों को स्कूल में, अब छोटे छोटे बच्चे हैं सरकारी स्कूल में जाने वाले होते हैं, क्या तनख्वाह क्या फ़ीस है सरकारी स्कूल की? क्या थोड़ी सी फीस है,
तो अगर किसी के 3-4 बच्चे भी आपने दाखिल करवा दिए, आप उसकी पढ़ाई का जिम्मा भी ले लेते हैं, सदका जारिया भी है, तो ये लोग खुश भी होते हैं कि हमारे बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा भी लिया जा रहा है। एक टाइम ऐसा भी आया था, हमने बच्चों के लिए हाफिज़ साहब का बंदोबस्त भी किया था, जो आके फार्म पे उनको कुरान करीम की और बाकी तालीमात उनको दिया करते थे। तो ये वो फैसिलिटीज़ हैं, जब आप उनको देंगे तो उनका कभी भी दिल नहीं करेगा कि वो आपको छोड़ के जाएँ या आपके साथ बाकी के मामलात करें। अब चोरी के जो मामलात हैं उसमें सबसे बेहतर यह है कि अपने सिस्टम को मजबूत करें, हर जगह पे चेक एंड बैलेंस रखें। आपके सुपरवाइज़र अच्छे होने चाहिए। अगर मैं डॉक्टर था तो मेरा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, चौकीदार मेरे तगड़े होने चाहिए। लेकिन इससे बहुत बेहतर ये है कि आप सिर्फ कैमरास लगा दें। वो जगह जहाँ पे चोरी हो सकती है, चिल्लर रूम में आपका गेट है जहाँ से बंदे गुजर रहे हैं, या कहीं भी कोई भी चीज़ जहाँ से चोरी का अंदेशा हो सकता है, वहाँ पर कैमरे की मौजूदगी तकरीबन 95% जो है चोरी के चांसेस को एलिमिनेट कर देती है। वहाँ पे आप यकीन करें तो अब तो इतने महंगे भी नहीं हैं, तो बड़े सस्ते से कैमरे हैं, अब आप कैमरे में बोल भी सकते हैं और उसको रोटेट भी कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी आपके पास मौजूद रहती है। तो ये कैमरा तो वैसे भी हम आपसे कहते हैं कि आप लगाएं, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है कि एनिमल्स कोई शेड में गिर गया या उठा नहीं रहा तो उसको हम देख लेते हैं कि इसके साथ बनी क्या है। तो कैमराज लगाएं चोरी से बचाने के लिए, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। फिर लीडर्स जो है ना, लीडर्स, मैंने ये अपने तजर्बे में देखा है कि फार्म पे कोशिश करें कोई लीडर, लेबर के अंदर कोई लीडर पैदा होने ना दें। वो लीडर जो है ना, जो उनके अंदर पैदा होगा वो आपके लिए दर्द सर बन सकता है। लीडर आप ही होने चाहिए, या आपके डॉक्टर जो फार्म पे हैं वही लीडर होने चाहिए। उनको पता है कि फार्म को कैसे लेके चलना है, वो क्वालिफाइड है, या आपको पता है आपकी इकोनॉमिक्स कैसे है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आप दुरुस्त फैसले ले सकते हैं। लेबर के अंदर से मौजूद कोई बंदा जो है, अगर वो लीडरशिप पे आता है तो शायद वो इतने दुरुस्त फैसले नहीं ले सकता जितने दुरुस्त फैसले आप कर सकते हैं। और कोशिश करें आपके पास 3 से 4 किस्म की लेबर काम कर रही हों। अगर फार्म पे 8 या 10 बंदे काम कर रहे हैं तो कोशिश करें एक ही फैमिली के बंदे ना हों, थोड़े से आगे पीछे डिफरेंट जगहों से बंदे हों। मैंने वैसे एक ही फैमिली के बंदों के साथ बहुत लंबा अर्सा काम किया, मेरी उनके साथ बड़ी अच्छी सलाम दुआ थी और हम ऐसे थे, बिल्कुल ऐसे थे। और बाल का तो वो मालिक को तो ना करते थे लेकिन हमें ना नहीं करते थे। हमारी उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन थी, भाइयों वाला सलूक था, भाइयों वाला प्यार था। अच्छा जी, इसके बाद जी अगली चीज़ जो है, हमने वहाँ पे गवालों के अंदर मुकाबले रखा करते थे। मिसाल के तौर पे 2 गवालों की मिल्किंग करवा देनी, देखो जी जिड़ा है ना दोवां चो मझ छेती चोएगा, मिठाई मैं खिलाऊंगा। अब वो इस मिठाई के शौक़ में, गवालों को जी मिठाई का बहुत शौक़ होता है, मीठा बड़े शौक़ से खाते हैं। तो मैंने जनाब मुकाबला करवा देना, और मिठाई किलो 2 किलो तब 250-300 की आती थी, कुछ नहीं होता रहा हमें, लेकिन लोग खुश हो जाते थे और पूरे फार्म पे एक एक्साइटमेंट की फ़िज़ा होती थी। आप ये हैरान होंगे, एक दफ़ा मैंने एक गवाले को चैलेंज कर दिया और वो गवाला कुर्बान है, आपने उसकी वीडियो कई दफ़ा देखी होगी। मैंने कहा यार तू बड़ा गवाला बनया फिरना, मेरे ना चुवाई मुकाबले थे आ जा। वो जनाब मैंने कहा 2 दिन का टाइम है आपके पास, जेड़ी तो हाथ सीधे करने ने कर ला, तेरे मैं तेन दसना तू किड्डा गवाला है। 2 दिन जनाब फार्म पे हल हल पड़ गई, लो जी डॉक्टर साहब का कुर्बान का चुवाई का मुकाबला है, और जनाब 2-2 किलो मिठाई लगी है। मुझे पता था मैंने हार जाना है, वो प्रोफेशनल गवाला कराची में गवाल करके आया और मैं कहाँ वो कहाँ, लेकिन मैंने 2 दिन चंगा टका के उसको इमोशनली मैंने दबाया कि मुकाबले के अंदर फिर आपने रहना होता, फिर कुछ ना कुछ तो आपको हरीफ को करना पड़ता है। लेकिन फार्म पे खुशी की फिजा थी, एक्साइटमेंट थी। बाद में अल्हम्दुलिल्लाह हम हार गए, फिर हमने 2 किलो मिठाई भी खिलाई। तो ये चीज़ें जो हैं ये चलती रहती हैं, लेकिन इससे ये है कि एक रूह जो ना, काम करने की रूह रहती है, एक ज़िंदगी रहती है। हम गवालों के साथ क्रिकेट भी खेला करते थे, हम उनके कबड्डी के मैच भी करवा दिया करते थे। तो एक वे ऑफ लाइफ क्रिएट हो जाती है जब आप इस किस्म के मामला उनमें जनरेट करते हैं ना, तो फिर आपकी ये चीज़ें आसान हो जाती हैं। और एक और चीज़, जो बंदा प्रॉपर काम नहीं करता था, फिर हमने उनके लिए बड़े सख्त असूल रखे हुए थे। मिसाल के तौर पर 3 दिन की छुट्टी थी जनाब, मैंने 10 चुवाइयाँ दी थी, दिन में 3 चुवाइयाँ थी। मैंने कहा 10वीं चुवाई पे बंदा फार्म पे पहुँचना चाहिए। वो बंदा जो 10वीं चुवाई पे फार्म पे नहीं पहुँचेगा तो हर एक चुवाई पे 1 दिहाड़ी पूरी कटेगी। तो मैं वो दिहाड़ी काटता था। वो बंदा जो 11वीं चुवाई पे आया उसकी 1 दिहाड़ी, जो 12वीं चुवाई पे आया उसकी 2 दिहाड़ियाँ, जो 13वीं चुवाई पे आया उसकी 3 दिहाड़ी कटती थी। और सबको बताया जाता रहा कि ये लेट आया और उसकी 3 दिहाड़ियाँ काट दी गई हैं, बाकी को कान होते थे और वो बंदे दोबारा ये काम नहीं करते थे। फिर अब चूंकि हैंड मिल्किंग थी, आपको पता है गवालों का प्रॉब्लम होता है, नीचे दूध छोड़ाते हैं। मैंने वहाँ पर रखा हुआ था कि जब मैंने किसी गाय की चुवाई के बाद मैंने चेकिंग कर ली और अगर उसके नीचे से 1 किलो दूध निकल आया चुवाई के फौरी बाद, तो उस बंदे को 500 रुपये जुर्माना होगा। पहली वार्निंग है जी, और दूसरी दफ़ा 500 रुपये जुर्माना होगा। और वो बंदा जो मुझे इतला करेगा कि ये बंदा दूध नीचे छोड़ता है, उसको भी इनाम दिया जाएगा।
एक दो बंदों को मैंने खुद जुर्माना किया, मैंने पकड़ लिया, मुझे पता कि ये फलानी गाय चिड़ी है और इसका दूध ऊपर से उतारना पड़ता, थनों में दूध पूरा नहीं लाती, तो मैंने कई दफ़ा उनको जुर्माने किए। एक दफ़ा क्या हुआ, मुझे इतला मिली डॉक्टर साहब फलाना गवाला तो आटा बड़ा बहुत तगड़ा गवाला था, बहुत तगड़ा गवाला था कि जी वो फलानी 24 नंबर गाय के नीचे दूध छोड़ता है। मैंने कहा जी मगरिब की चुवाई में जैसे ही वो चुवाई करके उठे, मुझे आपने मैसेज कर देना, मेरी पॉइंटनियाँ देखो। मैं तब बिशारा साहब के पास बैठा हुआ था, मुझे मैसेज आया डॉक्टर साहब आ जाएँ। मैं भाग के गया तो वो दूध नोट करवा रहा था कंडे पे। मैंने क्या, मैं कहा यार वंगा ला तेरी गाय चेक करनी। मैंने उसको वंगा लगाया, मैंने उसके नीचे 1.5 किलो दूध निकाला, उसको जुर्माना भी किया, पूरे गवाले इकट्ठे करके उसकी बेइज्जती की कि भाईजान तुसी आप इतने बड़े गवाले हैं, आपको चाहिए बाकियों के लिए मिसाल बने, और आपकी सूरत हाल ये है कि आप नीचे 1.5 किलो दूध छोड़ के आ रहे हैं, तो भाई ये तो मामला ठीक नहीं होगा ना जी। इस किस्म के हमारे मामला थे, तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गवाले खुशहाल भी थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अब देखना 3600 लीटर दूध हाथ पे चुवाई करवाना, 2 घंटे में हम चुवाई करके अपने क्वार्टर्स में चले जाते थे। और जैसे ही चुवाई ख़त्म हो जाती थी, अब 3 टाइम की चुवाई है जनाब, 3 टाइम की चुवाई है, आपका गवाला 5 घंटे से ज़्यादा सो नहीं सकता इकट्ठा, अगली चुवाई का टाइम हो जाता है। तो मेरी कोशिश होती थी जैसे ही एक मिल्किंग ख़त्म हो गई है, गवाले क्वार्टर्स में चले गए, मैं उनको दोबारा किसी काम के लिए नहीं बुलाता था कि उनका रेस्ट का टाइम है, और उनको भी पता होता था कि डॉक्टर साहब हमें बिला वजह तंग नहीं करते। तो ये कुछ तरीक़ेकार थे जिसके ज़रिए हम अपनी लेबर को मैनेज करते थे, और अल्लाह का शुक्र है जी लोग मैनेज हो जाते हैं। अगर है तो एक चीज़ मैं कहूँगा जी, इखलाक जो है ना सर, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको मोम कर देती है, पत्थर को मोम कर देती है। अच्छे अखलाक अपनाएं। कुछ बंदों को जहाँ थोड़ी बहुत सख्ती करनी पे करें, लेकिन इखलाक और मीठा पानी ये बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको एक और दरख्वास्त करूँगा, आप में से ज़्यादातर लोग मुखय्यर लोग हैं जो सदका खैरात करते हैं, अपने सदका खैरात का एक हिस्सा अपने वर्कर्स के लिए रखें। ये गरीब लोग हैं, 18-20 हज़ार में तनख्वाह में क्या बनता है आजकल, इतनी महंगाई हो चुकी है। अगर मुझे पता हो कि मैंने अपनी फैमिली को 20,000 महीना लेके चलना है, तो मुझे तो समझ नहीं आती मैंने कैसे लेके चलना है। तो एक तो वो लोग जिन्होंने अपनी लेबर की तनख्वाह काफ़ी अरसा हो गया नहीं बढ़ाई, मेरी दरख्वास्त है, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, आप लोग नेकी की नीयत से अपने वर्कर्स की तनख्वाह बढ़ाएं, 2-2, 3-3 हज़ार का इंक्रीमेंट दें ताकि वो अपने घरों में खुशहाल हो सकें, उनके बच्चे खुशहाल हो सकें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप इनकी दीनी तालीम के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें। कोई मौलवी साहब बुलाएं जो इनको आपके सारे वर्कर्स को दीन की तालीम दें, नमाज का तरीका सिखाएं, नमाज का ढांचा सिखाएं, नमाज के अंदर पढ़ी जाने वाली कुरान पाक की आयात जो तिलावत की जाती है वो सिखाएं, इनको कलिमा तय्यबा सही से पढ़ना सिखाएं, इनको गुस्ल का तरीका करना सिखाएं और इनको कुरान पाक पढ़ना सिखाएं। देखिए जी, ये पैसा रह जाना इधर ही, सारे मामला हो जाने हैं, एक दिन मर जाना है और मर जाना है, यकीन करें। पता है आपको, सब कोई, मुझे नहीं पता ये वीडियो आप तक पहुंचने से पहले मैं ज़िंदा रहता भी नहीं रहता, लेकिन अगर आपकी छोटी सी एफर्ट से किसी मुसलमान को कलमा पढ़ना आ जाता है या नमाज का ढांचा को सीख लेता है या को कुरान पाक पढ़ना सीख लेता है, यकीन करें ये एक ऐसा सदका जारी है कि जिसकी आपको आखिरत में समझ आएगी कि वाकई ये एक नेकी थी जो हमने कर ली। आप यकीन करें इस पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। हमारे यहाँ तो जो मौलवी हजरात हैं, यकीन करें 5-5, 10-10 हज़ार रुपये आके अपनी सर्विसेज दे देते हैं। हमारे यहाँ सबसे थोड़ा जो हम पे करते हैं ना वो मौलवी हजरात को करते हैं। कोई 5,000 ले रहा है, कोई 10,000 ले रहा है और अंडर पेड है, हालांकि जो तालीम वो देते हैं उसका कोई मुआवजा नहीं है, उसकी कोई मतलब हम उसकी कीमत तय नहीं कर सकते ना जी। तो इस चीज़ को ज़हन में रखें। आप अपने फार्म पे एक टाइम मुकर्रर कर दें कि सुबह को 7 बजे या 8 बजे फार्म के तमाम वर्कर्स जो हैं यहाँ पर आएँ, वहाँ पे मौलवी साहब तशरीफ़ लाएँ और आप यकीन करें ये काम आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह दीन दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ जो अल्लाह के साथ आपको ज़रूर अता करेगी। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह के साथ हमें भी हदायत दीजिए। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अस्सलाम।